हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। अभी एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उससे कंप्लीट कर रहे हैं और आज ये हमारा चैप्टर 10 है। 9 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, केवल एक चैप्टर और बचा है और उसके साथ फिर हमारी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है एनसीईआरटी में वो समाप्त भी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने जो हमारे अन्य 9 वीडियोस हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके वहां से इन्हें देख लें और कुछ ना कुछ आपको नया जरूर जानने को मिलेगा। आप समझ लीजिए एनसीईआरटी की किताब एकदम बेस्ट है, उससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप देख लीजिए इस चैप्टर का नाम क्या है। तो जो हमारा मतलब कि चैप्टर 10 है इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो ये बस 3 मतलब कि नाम दिखाए गए हैं, 3 शब्द दिखाए गए हैं, बाकी इसमें इतनी सारी जानकारियां हैं कि क्या बताएं, हद से ज्यादा जानकारियां हैं इसमें और सब ही बहुत काम की हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दक्षिण भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कांचीपुरम, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर तमिलकाम। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें दक्षिण भारत के कौन है और उत्तर भारत के कौन है। तो आप देखिए कि इसमें मथुरा और जो पाटलिपुत्र दिया है ये तो दक्षिण भारत का है ही नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। हमारे पास 2 अन्य ऑप्शन बचे हैं, उसमें आप देखिए कि जो हमारा ऑप्शन पहला वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत के में जो है व्यापार का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था वो था हमारा कांचीपुरम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि वेन-शांग ने भारत की यात्रा कब की थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो सही हो जाएगा। वेन-शांग ने भारत की जो यात्रा की थी वे मतलब कि वो 7वीं शताब्दी में की थी। और आप देखेंगे कि ये बहुत दिनों का मतलब है लगभग 15 वर्ष तक हर्षवर्धन के दरबार में भी रहे थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये चीन से आए हुए थे, यानी कि चीनी बौद्ध यात्री थे, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मूवेंदार किस क्षेत्र के शासक थे। कल वाली वीडियो में मूवेंदार के बारे में हमने आपको कई सारी चीजें बताई हैं, जो भी बातें रही हैं सब बता दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अभी भी बता दे रहे हैं कुछ और जो मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि जो मूवेंदार हैं वो किस क्षेत्र के शासक थे, तो कह रहे हैं मतलब ऑप्शन है आपके पास दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत या फिर पूर्व भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा कि दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन ए। तो आप देखिए कि जो चोल चेर पांड्य थे, चोल चेर पांड्य, इन्हीं तीनों लोगों को ये मूवेंदार में शामिल किया जाता था। और मूवेंदार था क्या, तो जो मूवेंदार है ये एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। ठीक है, क्या अर्थ होता है, मुखिया अर्थ होता है, और ये तमिल भाषा का शब्द है। और इसमें शामिल कौन थे, चोल साम्राज्य के लोग जो थे वो चेर और पांड्य। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। और स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चंस हैं, बाद में फिर आपको कुछ लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से ही छोड़ के चले जाएंगे फिर काम करेंगे। बहुत सारे अन्य पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमने क्वेश्चन में नहीं डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से वैसे ही मतलब बता दिया है। तो आप पूरी की पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको काम आएगी। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं भारत देश में जहां पे इतिहास पूछी जा रही है या इतिहास से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छी कोई भी किताब नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, काशी, मथुरा, कांचीपुरम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपको देख के लग रहा होगा कि सारे के सारे ऑप्शंस इसके सही हो जाएंगे, यानी कि ये सारे जो है चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कांचीपुरम हो, ये सभी महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रियों के लिए स्थान रहे हैं। ठीक है, आज भी आप देखिए कि जो काशी मथुरा है ये सब तीर्थ यात्रियों के लिए हमारे उत्तर भारत में जाने ही जाते हैं, यानी मतलब तीर्थ के लिए जाने जाते हैं।
यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत में चोल चेर, ये दरअसल चेर है, यहाँ चर लिखा हुआ है, और पांड्य, ठीक है, तो ये पांड्य ऐसे लिखा जाता है, एग्जैक्टली पांड्य, और वो चेर ऐसे होगा, उसमें चर लिखा हुआ है, तो ये देख लीजिए वर्तनी इसकी शुद्ध ये है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल चेर और पांड्य राजवंश था, ये क्या हो गया है, इसका दिमाग खराब है, राजवंश लिखा है भैया, ये राजवंश के जो शासक थे इन्हें सामूहिक रूप से मूवेंदार कहा जाता था। लेकिन आपको बताना है कि मूवेंदार क्यों कहा जाता था, ठीक है, मूवेंदार कहा जाता था, ये हमने कल के वीडियो में भी देखा, आज भी हमने देख लिया किस भाषा का शब्द है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं कि काहे लिए उनको कहा जाता था, क्या लोगों को शौक चढ़ा था कि चलो इनको मूवेंदार इनके साथ खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, कह रहे हैं कि क्योंकि वे सभी एक ही वंश के थे, तो जब चोल चेर पांड्य तीनों अलग अलग है ना, तो तीनों अलग अलग वंश के थे, तो पहला वाला तो वहां बकवास किया रहा है, तो पहला तो होगा ही नहीं। कह रहे हैं दूसरे में कि क्योंकि वे सभी एक ही देवता की पूजा करते थे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फिर देखिए कह रहे हैं क्योंकि वे सभी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारी थे, तो व्यापारी तो थे नहीं, वो लोग तो शासक थे। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि क्योंकि वे सभी दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला। और हमने आपको बता ही दिया कि ये लोग मुखिया थे, तो मुखिया थे तो जाहिर सी बात है कि ये सारे काम इन लोगों ने करने ही थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वेन सांग ने भारत की यात्रा के दौरान क्या देखा और लिखा, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति और बिहारों का विवरण दिया है, तो हाँ सही बात है, उसका इन्होंने विवरण दिया ही है। दूसरा कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया, तो हाँ इनके द्वारा ये भी किया गया है। तीसरा कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया, तो ये बात भी एकदम सही है। आप देखिए कि उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि वेन सांग जो है वो भारत की यात्रा किए और यहाँ पे उनको जो कुछ भी चीजें देखने को मिली, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तो उन सारी चीजों का इन्होंने अपना जो मतलब कि ग्रंथ लिखा है उसमें विवरण दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार में व्यापारियों की क्या भूमिका थी, यानी कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत देश से विदेशों में जाकर के फैला, उसमें व्यापारियों ने क्या कोई रोल प्ले किया है या नहीं, और अगर किया है तो आप बताइए कि क्या उन्होंने रोल इसमें अदा किया है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, कह रहे हैं कि व्यापारी बौद्ध धर्म के ग्रंथों और मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। दूसरे में कह रहे हैं कि व्यापारी बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ यात्रा करने देते थे। तीसरा है कि व्यापारी बौद्ध धर्म के विचारों को विभिन्न देशों में फैलाते थे। और लास्ट कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी, तो सारे के सारे एकदम सकारात्मक पॉइंट्स हैं, तो आप देखिए कि इसके जो आंसर में है वो मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। ओहो ये गड़बड़ा ही गया, इतना ध्यान दिए थे तब भी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तीर्थ यात्रा का भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको बताना है कि जो लोग तीर्थ यात्रा करते थे या लोग जो तीर्थ यात्रा करते थे उससे भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पे क्या कोई प्रभाव पड़ा है या फिर नहीं पड़ा, और अगर पड़ा है तो क्या प्रभाव पड़ा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको दिए हुए हैं विकल्प उसमें से ही आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया, तो सही बात है, जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहां के लोगों से मिलते हैं, अपने भी जो विचार हैं उन लोगों के साथ साझा करते हैं, उनके बारे में भी कुछ नई चीजें जानते हैं, तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं। दूसरा कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा ने व्यापार को बढ़ावा दिया, तो हाँ तीर्थ यात्रा के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया ही जाता है। अभी देखिए माघ मेला, हम लोगों के यहाँ कुंभ मेला लग रहा है ना, तो उसमें देखिए कितनी ज्यादा कमाई होगी लोगों की। मेरा भी मन करता है कि चले वहां पे चाट पकौड़ा बेचा जाए, वैसे भी सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे दिख रहा है आजकल। तीसरा कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा ने धार्मिक स्थलों के विकास में योगदान दिया, तो हाँ सही बात है, जब तीर्थ यात्री लोग आएंगे वहां पे जो है चढ़ावा चढ़ाएंगे, उससे पैसे भी इकट्ठे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसमें डेवलपमेंट किया ही जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। अभी जो माघ मेले में, कुंभ मेले में 25,000 करोड़ का जो बजट लाया गया है, वो क्यों लाया गया है, इसीलिए तो लाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हम लोग इतनी अच्छी सुविधा दें उनको, मतलब एकदम पर्यटन के तौर पर उसको विकसित किया जाए। बाकी सारे लोग वहाँ पाप पुण्य धोने नहीं जाते हैं, वो सब ढोंग है एक कुल मिला करके। असली मुद्दा तो भैया पैसा है, कितना पैसा कमा लें, पैसा कमाना ही मेन मकसद है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त डी, मतलब कि उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन जो इसका डी है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी और उसमें क्या उल्लेख था। तो अगर आपको ये पता होगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने लिखा है, तो आप ये क्वेश्चन आप मतलब आराम से कर ले जाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, करें हर्षवर्धन द्वारा समुद्रगुप्त के युद्धों और विजयों का वर्णन किया गया है। तो पहली बात तो हर्षवर्धन का इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हर्षवर्धन जो है वो तो अपने आप में एक शासक थे, तो इनके बारे में क्यों बकवास करेंगे। और प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो जब प्रशस्ति कोई लिखेगा तो अपने बारे में लिखेगा, कोई शासक अपने बारे में लिखवाएगा कि जो है दूसरे के बारे में लिखवाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं जिससे वो बहुत प्रभावित हो तो लिखवा दे, वो अलग बात है। बाकी सोचो कि पूरी की पूरी प्रशस्ति ही किसी को समर्पित कर दे तो थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया और समुद्रगुप्त के गुणों और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो एकदम सही बात है भैया कि जो प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसमें आप देखें कि उसको हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और उसमें समुद्रगुप्त के गुण और जो उनकी उपलब्धियां रही हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, कह रहे हैं बाणभट्ट के द्वारा, और समुद्रगुप्त के दरबार का तो नहीं, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के जो है दरबार में रहा करते थे, तो इनके टाइम पीरियड की क्या ही बात करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। और सॉरी, कह रहे हैं कि कल्हड़ द्वारा कश्मीर के इतिहास, तो कल्हड़ के द्वारा एक रचना लिखी गई है जो कई बार पूछी गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राज तरंगिनी। ठीक है, तो इस राज तरंगिनी में जो है वो मतलब कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, लेकिन इसका जो संबंध है ये पहले वाले से नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे इसका संबंध नहीं है। पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाल जो कल्हड़ है इनके द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी और उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने कई बार पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। बाकी जो अन्य पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए कुछ मतलब प्रशस्तियां क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है कहाँ से लिया गया है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से इसको हमने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो दिखाया गया ना ये दरअसल कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग जो होता है उसमें किसी ना किसी बच्चे को जो है कुछ, या तो बच्चे ने पूछा है या बच्चा जो है किसी चीज का रोल प्ले कर रहा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो भी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसमें अरविंद नाम का एक बच्चा है जो कि समुद्रगुप्त जो मतलब कि शासक थे उनका रोल प्ले कर रहा है, तो वही यहाँ पे इसको बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ एक लंबा अभिलेख से पता चलता है। यानी कि जो हम समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद, जिसको अभी तो प्रयाग ही बोला जाता है, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, उसका नेम चेंज हो चुका है। तो वहां से जो अभिलेख मिला है या जो प्रशस्ति मिली है वहां से हमें जानकारी मिल जाती है। आगे देखिए बता रहे हैं कि इसकी जो रचना है, यानी कि ये जो अभिलेख है या फिर जो प्रशस्ति है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री जो हरिसेन थे इनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको देखिए मतलब डायरेक्ट मिल गया कि हरिसेन के द्वारा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना की गई है और इसमें समुद्रगुप्त के दरबार के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसी के बारे में बता रहे हैं कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है, और यह एक संस्कृत शब्द है। यानी कि जो प्रशस्ति है ये इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रशस्ति जो है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, फिर आप देखिए कह रहे हैं कि प्रशस्तियां लिखने का जो प्रचलन है वो पहले भी था। ऐसा नहीं कि समुद्रगुप्त के टाइम ये स्टार्ट हुआ, नहीं, समुद्रगुप्त के टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, पहले से ही जो प्रशस्तियां हैं वो लिखी जा रही हैं। जैसे कि हमने जो हमारा चैप्टर 9 था उसमें देखा था कि जो मतलब कि गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी थे, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है इनकी माता के द्वारा एक अभिलेख बनवाया गया था, वहां से मिलती है। तो यही बता रहे हैं कि अभिलेखों की जो जानकारी है वो पहले से ही थी, लेकिन आप देखेंगे कि गुप्ता टाइम पीरियड में इसका जो मतलब कि प्रचलन है वो काफी बढ़ गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास या कौटिल्य। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि कालिदास। जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे।
तुलसीदास तो भैया इनके द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस की जो रचना है वो किनके द्वारा की गई है, तो तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। कबीर दास तो भैया मतलब कि बहुत सारे इनके दोहे वगैरह हैं। अब कबीर के दोहों को तो सभी कोई जानते ही होंगे, उसमें बताना क्या है। कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है वो अर्थशास्त्र लिखा गया है, ठीक है। और ये किनके दरबार में रहा करते थे, दरबार में रहने का मतलब है कि किनके मंत्री थे, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि इसमें से एक और पॉइंट बनता है। जैसे कि जो कालिदास थे ना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रह रहे थे, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उस नाटकों में कौन संस्कृत बोलते थे और कौन अन्य जो है प्राकृत वगैरह भाषा बोला करते थे, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि कालिदास जो है वो अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के मतलब चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण हैं इनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो नाटक रहे हैं इसमें जो राजा मतलब कि शासक और ब्राह्मण वगैरह रहे वो संस्कृत बोलते थे, जबकि जो अन्य लोग थे और साथ में जो महिलाएं थी वो प्राकृत भाषा बोलते थे। तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि राजा और मतलब कि जो अन्य लोग थे इनके साथ डायरेक्ट संवाद नहीं होता था। ब्राह्मण तथा जो अन्य लोग थे इनके साथ मतलब डायरेक्ट संवाद नहीं होता था। महिलाएं जो है ये उच्च मतलब पद पे जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट संवाद नहीं कर सकती थी। कैसे करेंगी, क्योंकि वो लोग संस्कृत बोल रहे हैं, ये लोग प्राकृत बोल रहे हैं। तो मतलब कितनी ज्यादा असमानता झलक रही है यहाँ से। चलिए आगे देख रहे हैं। मतलब इन्होंने बताया कि उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है, तो एक तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत नामक एक शासक तथा शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो ज्यादातर इनकी जो भी मतलब की रचनाएं हैं वो सब मतलब प्रेम कहानियां ही हैं। यहाँ आप देखिए कि इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यही थे कि इनके जो नाटक रहे हैं मतलब कि उसमें ब्राह्मण तथा जो शासक वर्ग रहे हैं वो संस्कृत बोलते हैं, महिलाएं तथा अन्य जो लोग हैं वो मतलब प्राकृत भाषा बोलते हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस जो है मतलब की रचना है जिसको हम कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी और भी बहुत सारी हैं, जैसे ऋतु संहारम करके भी है एक, और भी बहुत सब मतलब है, आप उसको देख लीजिएगा। आई होप आप जानते भी होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या हो गया है, कह रहे हैं कि निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताइए। यानी कि जो व्यापारियों का संगठन था उसको हम क्या कहते थे। ऑप्शंस क्या क्या है, नगरम, सामंत, भूस्वामी या फिर बैंकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला ही, यानी कि जो व्यापारियों के संगठन था उसको कहा जाता था नगरम, ठीक है। और ये सब दक्षिण भारत की चर्चा हो रही है, उत्तर भारत की ये बात नहीं है। यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी वो तो एक हेडिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे दिए हुए हैं। यहाँ देखिए कि जो पल्लव शासक थे उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके जो अभिलेख हैं उसमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। और उसमें उन जो स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है उसमें आप देखिएगी कि इनमें से एक जो है वो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जिसे क्या कहते थे, तो पल्लव अभिलेखों में ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसको कहते थे सभा, ठीक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का सभा जो मतलब कि संगठन था उसको क्या कहते थे, सभा कहते थे। साथ में आप देखिए कि ये जो सभाएं थी ये उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े जो भी विभिन्न काम है मतलब इसके साथ साथ सड़क निर्माण हो गया, स्थानीय मंदिर की देखरेख हो गई, आदि जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसको हमने क्या कहा, सभा कहा। इनके द्वारा जो काम किए जाते थे वो हमने देखा कि सड़क निर्माण हो गया, स्थानीय जो मंदिर की देखरेख है वो हो गई, साथ में सिंचाई से जुड़ी चीजें हैं या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी चीजें हैं वो ये सारे लोग देखा करते थे, या ये जो मतलब देख रेख करने का काम किसका था, तो सभा का था। आगे देखिए, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां क्या था, तो अगर ऐसा कोई इलाका है जहां पे ये जो सभा है वो नहीं है तो वहां दूसरी चीज थी, और वो जो संस्था थी उसका नाम था उर, ठीक है। तो जहां पे सभा नहीं थी वहां पे उर नामक एक संस्था काम किया करती थी। आगे देखिए कि जो नगरम है वो क्या है, तो नगरम जो है वो व्यापारियों का एक संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली जो भूस्वामी और व्यापारी थे इनका नियंत्रण हुआ करता था। तो जो ये लोग हैं इनका नियंत्रण कल भी हुआ करता था, आज भी हो ही रहा है।
और इनमें बहुत सी स्थानीय मतलब जो सभाएं रही हैं वो शताब्दियों तक काम करती रही हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही है कि जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनके द्वारा जो संगठन बनाया जाता था उसको सभा कहते थे, व्यापारियों का जो संगठन था उसको हम कहते थे नगरम, और ऐसी जगह जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहां पे जो मतलब जिस संस्था के द्वारा काम किया जाता था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे उर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाँ, ये तो जरूर याद रखिएगा कि ये जो हम लोगों पढ़ा वो कहाँ से पढ़ा, तो ये पल्लवों के बारे में ये सारी बातें थी, वहां से हमें ये सारी जानकारी मिलती है, जो पल्लवों के अभिलेख हैं वो बताते हैं हमें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी। ऑप्शंस क्या क्या है, महाराजा, महाराजाधिराज, राजाधिराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि महाराजाधिराज। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मतलब कि पूछा गया था एग्जैक्टली कि महाराजाधिराज नामक जो उपाधि है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा ग्रहण की गई थी। तो आप देखेंगे कि उसे कई सारे लोगों ने बताया है कि जो समुद्रगुप्त है वो, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो है ना वो मतलब कि चंद्रगुप्त ऐसे ही लिखा है एग्जैक्टली कि जो चंद्रगुप्त है वो गुप्त वंश के पहले शासक हैं जिनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ली गई है, और उसके बाद फिर बाद में समुद्रगुप्त मतलब कि उनके द्वारा भी ली गई। चलिए इसको देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो वंशावलियां कल के दिया हुआ है, यहाँ देखिए बता रहे हैं आपसे कि जो अधिकांश प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां क्या है तो ऊपर हम बता ही चुके हैं कि प्रशंसा जिसमें की जाती है वही है प्रशस्ति, और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, एक बात और आप नोटिस करेंगे, अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त हो सकता है। यही सारी चीज़ें आप लाइव में अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और 1 घंटे में। तो आप लोगों की मर्जी है कि आप पूरा का पूरा मतलब कि जो बुक है उसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं या फिर समय अपना निकालना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग देखते हैं वंशावलियों को। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, ये प्रशस्ति, एक प्रशस्ति जो हमने प्रयाग प्रशस्ति की बात की थी ना, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वह भी समुद्रगुप्त के प्रति ये क्या है, तो प्रापितामह है एग्जैक्टली। और पितामह यानी कि परदादा तथा दादा, पिता और माता के बारे में हमें बताती हैं। उनकी माँ जो कुमार देवी थी, ये हमें याद रखना है कि जो मतलब कि समुद्रगुप्त थे इनकी माँ कौन थी, तो कुमार देवी थी जो कि लिच्छवी गण की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त की मम्मी लिच्छवी गणराज्य की थी और उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, आगे देखिए, इनके जो पिता हैं वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो ये अपने आप में समझ आ रहा है ना कि जब पापा पहले ले लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि समुद्रगुप्त बाद में ही आए होंगे महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले। तो ये इसी वजह से माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे वो पहले ही शासक थे जिनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि मतलब कि धारण की गई। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि आगे चल करके धारण की। फिर आप देखिए कि उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, यानी कि इनके दादा परदादा जो रहे हैं ना वो मतलब केवल राजा और महाराजा टाइप की ही उपाधि लिया करते थे, लेकिन इनके पापा जो है उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। और इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता गया। आप देखेंगे कि गुप्त वंश के जो शासक रहे वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण भी किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हर्ष से पूछा जा रहा है। हर्ष का मतलब खुशी से नहीं पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन जो शासक रहे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत की स्थिति कैसी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए में देखिए, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत साम्राज्य था। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तीसरा कह रहे हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। लास्ट में देखिए कि नन ऑफ द एबव, तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में उत्तर भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत साम्राज्य के रूप में था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में पूछ रहे हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने कई युद्ध जीते थे,
दूसरा कह रहे हैं क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। वैसे यहाँ उसने कहना ठीक नहीं होगा, उन्होंने कहना ज्यादा ठीक होगा, सम्मान के योग्य हैं। तो उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तीसरा कह रहे हैं उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। और लास्ट में देखिए कि उपरोक्त तो सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है वो सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी नेपोलियन से काफी सारी समानताएं रही हैं। जैसे दोनों लोगों ने ही बहुत सारे युद्ध जीते और दोनों लोगों ने ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा कला और संस्कृति को संरक्षण दिया और उसको बढ़ावा भी दिया। ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ देखिए हर्षवर्धन के बारे में एक और क्वेश्चन बना हुआ है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित वो किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या फिर आर्यभट्ट। तो आपने देखा होगा कि जो हरिसेन है वो तो प्रयाग प्रशस्ति ही लिखे हैं, कालिदास का हमने बता ही दिया, उन्होंने नाटक लिखे हैं, आर्यभट्ट जो है वो खगोलविद थे। तो इनका तो इन तीनों का ही हर्षचरित से कोई संबंध होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट, क्योंकि जो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर नीचे हो गए, जबकि मैंने इतना ध्यान से बनाया था तब भी उल्टा सीधा हो गया। चलिए कह रहे हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में देखिए। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से भी पता चलता है। जैसे आप देखेंगे कि जो हर्षवर्धन रहे हैं वो आज से 1400 साल पहले शासक थे। ठीक है, तो आज ये ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल पहले, आज से 1400 साल पहले हर्षवर्धन का शासन था भारत में। और उनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी लिखी है और वो जीवनी का नाम क्या है, उस जीवनी का नाम है हर्षचरित। ठीक है, फिर आप देखिए कि इसमें यानी कि हर्षचरित में हर्षवर्धन की जो वंशावली है उसको देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री जो श्वेनशांग, इन्हें ही हम लोग वैनशांग भी कहते हैं, इनके बारे में हमने चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ा भी है। आगे कह रहे हैं कि काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे, लगभग 15 साल तक ये हर्ष के दरबार में रहे हैं। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा, अपनी जो मतलब कि उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें वो सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। आगे देखिए हर्ष के बारे में बता रहे हैं कि हर्ष जो है वो अपने पापा के सबसे बड़े बच्चे नहीं थे, यानी कि ऐसा अक्सर देखा गया कि सबसे बड़ा जो बेटा रहता था वो शासक बनता था, लेकिन हर्ष जो है वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की जो है जब मृत्यु हो जाती है मेरे ख्याल से, उसके बाद ये शासक बनते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के वो शासक बनते हैं। तो ये बात याद भी रखिएगा कि जो हर्ष हैं वो थानेश्वर के राजा थे। आगे चल के फिर इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये एक बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से वो शासक हैं जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, तो उनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि जब इनके बहनोई, इनकी मतलब की बहन थी राजश्री, तो इनकी बहन मतलब कि जो राजश्री के पति थे यानी कि उनके जो बहनोई हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये कहाँ के थे, तो ये कन्नौज के शासक थे, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी हमें जानना चाहिए ना कि इनकी मृत्यु होती कैसे है। तो बंगाल के शासक थे जिसका नाम था शशांक। ठीक है, तो बंगाल के शासक जिसका नाम था शशांक, उसने राजश्री के जो पति थे उनकी जो है हत्या कर दी। तो उसके बाद फिर हर्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो जो है कन्नौज के भी शासक बनते हैं और साथ में बंगाल के साथ में जो है बंगाल पर भी आक्रमण करते हैं। यानी कि जब जहाँ के वो शासक बन रहे हैं वहां के राजा को बंगाल के शासक ने, जिसका नाम था शशांक, उसने मार दिया था। तो जब वो शासक बन गए हर्षवर्धन कन्नौज के, तो उन्होंने कन्नौज का जो शासन है वो भी संभाला और साथ में बंगाल पर आक्रमण भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत करके उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी कि इन्होंने बंगाल को भी जीत लिया, मगध को भी जीत लिया और पूर्व में काफी इनका सफल साम्राज्य स्थापित हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि इनका जब मन हुआ कि चलो बहुत पूर्व खेलिए, या मतलब उत्तर भारत में बहुत हो गया, चलो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तो ये जब दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, मतलब कि
क्या, अब जाहिर सी बात है खेल खेलने तो जा नहीं रहे हैं, युद्ध करने ही जा रहे हैं। तो जब वहां जाते हैं तो जो नर्मदा नदी है वहीं पे मतलब कि चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने इनको पराजित कर दिया और अंततः फिर इन्हें मुंह बना करके वापस आ जाना पड़ता है। तो उत्तर भारत में इनका पेट नहीं भर रहा था, तो ये सोच रहे थे चलो दक्षिण भारत में भी चलते हैं, पूरे का पूरा भारत को ही जीत लेते हैं। तो ये मतलब कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने में असफल रहे। उत्तर भारत में इन्होंने एक संगठित साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, ये हमें याद रखना है। तो हमने देखा ना कि चालुक्य जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने इनको नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था, तो इन्हें फिर मजबूरी में वापस आना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ने कौन से धर्म की शुरुआत की थी अरब में? ऑप्शंस क्या क्या है? इस्लाम, फिर आप देखिए ईसाई, जैन, हिंदू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हमारा हो जाएगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की शुरुआत की गई थी। ये जो पीडीएफ है जब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी तो इस तरह से ऊपर नीचे इसके ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ठीक से हम इसको सेट करके दे देंगे, तो आप लोग इसको यहाँ मैनेज कर लीजिए। वैसे भी हम क्वेश्चन खुद से करवा रहे हैं, उत्तर खुद से बता रहे हैं, तो आपको पढ़ने में कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो अभी ऊपर देख के आ रहे हैं कि हरिशेन जो है इनके द्वारा प्राग प्रशस्ति भी लिखी गई, और ये जो है हरिशेन के दरबारी कवि थे। तो जो क्वेश्चन हो गया है उसमें बार बार टाइम लॉस नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे, इसको भी नहीं देखना। आगे देखिए, कह रहे हैं इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन क्या है? कुरान, बाइबल, गीता या फिर तौरात। तो जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो कुरान है वो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ में शामिल है। जबकि आप देखिए बाइबल जो है वो ईसाइयों का ग्रंथ है, और हमने कल बताया भी था कि इसमें ईसा मसीह के जो उपदेश वगैरह हैं वो इसमें लिखे गए हैं। और भगवत गीता तो हमने बताया ही था कि महाभारत का एक अध्याय है, तो ये हिंदू धर्म का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको कई सारी चीजें भी जानने को मिलेंगी। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है यूनान, ईरान, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रीलंका, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बताया गया है जो समुद्रगुप्त थे ना, उन्होंने कुछ मतलब कि जो राजा रहे हैं उनके प्रति उनकी कुछ नीतियां रही हैं, उनको यहाँ बताया गया है। आप देखिए कि जो उनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन थे, इन्होंने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की जो नीतियां हैं उसका वर्णन किया है। तो 4 जो है विभिन्न प्रकार की नीतियों का वर्णन यहाँ नीचे किया गया है। उन शासकों को भी देखते हैं और उनकी नीतियों को भी देखते हैं, और उसके पहले एक अन्य पॉइंट देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं उनको बताया माना जाता है कि बीड़ा बजाते हुए उनकी कोई मतलब कि कोई सिक्का मिला है, इस वजह से ये माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो बीड़ा मतलब कि बजाने में निपुण थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब इसका जो अदर पॉइंट है वो। तो आप देखिए यहाँ हमने मानचित्र लगा दिया है, और ये जो मानचित्र का हिस्सा आपको ये दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपको कन्नौज भी मिल रहा है, मथुरा मिल रहा है, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो ये आर्यावर्त में शामिल जो स्थान है इसके बारे में बता रहे हैं कि जो मतलब कि समुद्रगुप्त हैं इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों के साथ मतलब कि किस तरह की नीति अपनाई थी। तो आर्यावर्त के जो 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने विजिट किया था, वहां देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि उन्हें हरा करके अपने राज्य में उनका साम्राज्य मिला लिया। ठीक है, तो अपने चाहे ये कहिए कि अपने साम्राज्य में उनके राज्य को मिला लिया, तो ये ठीक रहेगा, वो वाला उल्टा था। तो आप देखिए कि जो आर्यावर्त के 9 शासक थे, इनको समुद्रगुप्त जब पराजित किए तो उनके राज्य को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरे अदर शासकों के साथ क्या इनकी नीति रही है। दूसरे में आप देखिए दक्षिणापथ के 12 शासक। ठीक है, तो दक्षिणापथ के स्वामी किन्हें कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप हमें इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार करवा चुके हैं, कल वाला जो वीडियो जिन लोगों ने देखा है, हमने देखा इसको 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो हमने आर्यावर्त के 9 शासकों को देखा कि आर्यावर्त के 9 शासकों के साथ समुद्रगुप्त ने किस तरह की नीति अपनाई। तो उन्होंने उनको पराजित किया और उनका जो भी राज्य रहा है उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। जबकि इन्होंने जो दक्षिणापथ के 12 शासक हैं उनको क्या किया, तो उनको भी पराजित किया, लेकिन उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। तब क्या किया, आप देखिए कि इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर, अरे वो बिंदु ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो पहले ही कर देते, हालांकि
बिना जो है युद्ध किए पराजय कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जंग लड़ के हार जाना ठीक है, बेवजह मतलब कि डर के मारे आत्मसमर्पण करना कभी भी उचित नहीं होता, जैसे कि मेरे साथ होता है पीसीएस के एग्जाम में। हम पूरी हिम्मत बना के जाते हैं कि इस बार तो निकाल के ही आएंगे, और उसके बाद फिर जब आते हैं तो मुंह लटक जाता है। और इस बार तो मतलब पूरी कमर कस के गए थे कि नहीं नहीं इस बार तो एकदम मतलब बहुत मेहनत किए हैं, हो ही जाएगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन आया, जैसा पेपर आया कि देख के ही हालत खराब हो गई। तो कमर कस के जाइए, युद्ध के लिए जाइए, युद्ध करिए, बाद में पराजित हो जाइए उसका अफसोस नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं तो वो फिर मतलब कि हृदय पे चोट लगनी चाहिए कि मतलब आप में इतनी भी दम नहीं है कि आप जाके युद्ध कर सके। आज नहीं तो कल मरना है ही, मरना है तो चलो लड़ के मरो, ऐसे क्यों मर जाना डर के। तो वैसे ही हम सबके साथ है एग्जाम को लेकर के। एग्जाम के लिए पूरा फुल प्रिपेयर होइए, चलेंगे पेपर दे के आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत होगा तो फेल हो जाएंगे ना, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। एग्जाम जिंदगी थोड़ी ना है, पेपर देना जिंदगी में मतलब नौकरी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, नौकरी जिंदगी नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए फिलहाल के लिए प्रवचन कम देते हुए इसको पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि इन्होंने जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे उनके साथ क्या किया। तो इन्होंने दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद जब उन लोगों ने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो अब ऐसा नहीं है कि जाओ तुम लोग मजे करो, मजे करो नहीं, टैक्स वगैरह भेजते रहना। तो ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है। तो दक्षिणापथ के साथ इनकी ये नीति रही है। आगे देखिए, इसके अलावा भी इन्होंने पड़ोसी देशों का जो आंतरिक घेरा है, जो कि ये बैगनी रंग से दिखाया गया। अब देखिए मुझे इसमें ना कोई बैगनी रंग दिख ही नहीं रहा है, तो क्या ही बताएं, बैगनी रंग कुछ समझ नहीं आया, तो इस वजह से कुछ समझ आ नहीं रहा। मेरे ख्याल से इन्होंने ना ये जो मतलब कि पिंक वाला कलर है इसको बैगनी रंग से समझाया है, क्योंकि आप देखिए कि आसाम वाला रीजन इसी में आ रहा है। तो ये सारे जो रीजन रहे हैं इसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, कि कह रहे हैं कि जो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो कि बैगनी रंग से दर्शाया गया है, इसमें असम और जो तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। उनके साथ इनका क्या रहा, तो जब इनको इन्होंने पराजित किया तो उन लोगों ने इनको उपहार देना मतलब कि स्वीकार किया कि हम भैया हमें मतलब कि यहाँ पे शासन वगैरह करने दीजिए, बदले में हम जो है आपको गिफ्ट्स वगैरह भेजा करेंगे, और साथ में जो भी आपकी आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे, और साथ में आपके दरबार में उपस्थित भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो है मुझ पे ताव देते घूमेंगे, नहीं, आप एक बुलावे पे हम जी हुजूर करते हुए हाजिर हो जाएंगे। तो इस तरह की इनकी जो नीति रही है वो किनके साथ रही है, तो इस तरह की नीति जो है आंतरिक जो राज्य रहे हैं उनके साथ रही है, ठीक है। और आंतरिक राज्यों में आप देख लीजिए ये सारे जो है राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए एक अन्य, तो 3 लोगों के साथ हमने देख लिया। अब चौथा देखिए कि चौथा जो है उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो चौथे में आप देखिए कि जो बाह्य इलाके हैं, यानी कि भारत देश के अभी जो वर्तमान में भारत देश है इसके बाहर के भी कुछ इलाके रहे हैं ना उस टाइम पे इनके शासन में शामिल, तो उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो जब उनको इन्होंने जीत लिया तब उसके साथ फिर इन्होंने ऐसा काम किया कि भैया आप जो है अपने जो मतलब कि बच्चियां हैं उनके साथ हमारा विवाह कर दो। वैसे भी पहले के लोग एक शादी तो करते नहीं थे, जब तक 200-400 पत्नियां ना हो जाएं तब तक तो पेट भरता नहीं था। तो फिलहाल के लिए आप देखिए कि जो चौथे लोग थे, यानी कि भारत देश के मतलब भीतर नहीं, भारत देश के बाहर जो लोग थे जिनको इनके द्वारा पराजित किया गया, वहां से इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता एक तो स्वीकार कर ली, और दूसरा अपनी जो बेटियां रही हैं उनकी शादी की है इनके साथ, ठीक है। तो ये 4 जो है नीतियां हमने देखी कि 4 तरह के शासकों के साथ इन्होंने 4 तरह की नीति अपनाई। एक बार फिर से देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्यावर्त के 9 शासकों को इन्होंने जब पराजित किया तो उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि जो दक्षिणावर्त है या दक्षिण पथ है या दक्षिणापथ है उनके 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया, और उनको फिर जो है वहीं पे शासन करने की अनुमति दे दी, मतलब बदले में आप टैक्स वगैरह पे करते रहना। तीसरा आप देखिए जो पड़ोसी देश मतलब कि देश रहे हैं उनके साथ इनकी क्या नीति रही है, तो ये उनको पराजित किए और इनकी आज्ञा का ये लोग पालन करेंगे, साथ में उनके दरबार में उपस्थित भी होते रहेंगे। जबकि जो हमारे भारत देश के भीतर नहीं बाहर जो लोग थे, जैसे कुषाण या शक वंश थे, इनको जब इन्होंने पराजित किया उसमें आप देखिए कि श्रीलंका भी शामिल है, ठीक है। तो कुषाण जो शासक रहा है वो, और श्रीलंका जो रहा है वो, साथ में जो शक वंश का जहाँ पे शासन था उन लोगों के साथ इनकी क्या नीति रही है, तो इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जो पुत्रियां रही हैं उनका विवाह इनके साथ किया है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको जो गुप्त वंश रहा है ना उसका एक प्रमुख केंद्र रहा है, यहाँ देखिए
उज्जैन, पाटलिपुत्र तथा प्रयाग, आपको यहाँ खोजना है उज्जैन, पाटलिपुत्र और प्रयाग। तो हम आपको खोज के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है उज्जैन हमारा, ये है प्रयाग और ये है पाटलिपुत्र। तो उज्जैन, पाटलिपुत्र और जो प्रयाग है वो गुप्त वंश का क्या रहा है, तो गुप्त शासन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो ये हमें याद रखना है, ये तीनों पॉइंट कौन कौन, एक तो उज्जैन, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा कौन सा है, प्रयाग। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में के जो मंदिर थे उनका क्या महत्व था। ऑप्शंस क्या क्या हैं। मंदिर जो है धर्म और संस्कृति के केंद्र थे, सही बात है। कह रहे हैं मंदिरों में व्यापार होता था, होता ही था। तीसरा कह रहे हैं कि मंदिरों में कला और शिल्प का विकास हुआ, तो सही बात है, कला और शिल्प का विकास भी हुआ, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, यानी कि डी वाला ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के दौरान लोग क्या काम किया करते थे। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि लोग धार्मिक स्थलों पर जाके पूजा करते थे, सही बात है, यही करने के लिए तो तीर्थ यात्रा करते थे। दूसरा कह रहे हैं लोग गंगा नदी में स्नान करते थे। भैया केवल गंगा नदी में स्नान थोड़ी ना होगा। अब जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है उत्तर भारत में, तो वैसे ही आप देखिए कि नर्मदा, कावेरी, तो जिस जगह मतलब कि जैसे क्षिप्रा नदी आप देखिए उज्जैन, तो उज्जैन अगर आप गए हैं तीर्थ यात्रा करने तो वहां तो आप क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। तो सारे लोग गंगा नदी में ही नहीं, लेकिन हाँ मान लीजिए कि नदियों में स्नान किया करते थे, जो भी पवित्र नदियां थी वहां पे स्नान किया करते थे, ठीक है। फिर आप देखिए, कह रहे हैं कि लोग अन्य तीर्थयात्रियों से मिलते जुलते थे। जाहिर सी बात है, किसी को देखेंगे तो मुंह थोड़ी ना छिपा लेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, है ही, मिलनसार लोग होंगे। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी, ये हमें आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं। दोनों धर्मों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, तो ठीक बात है, दोनों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया ही था। कह रहे हैं दोनों ने अहिंसा पर बल दिया, हाँ सही बात है, दोनों ने ही अहिंसा पर बल दिया, बशर्ते जो मतलब कि बौद्ध धर्म है वो अति अहिंसक नहीं थे, जबकि जो जैन धर्म है वो अति अहिंसक थे। इवन नाक में भी खोज लगा के चलो, कहीं कोई मतलब कीट मकोड़े जो है या कोई मच्छर वगैरह घुस के नाक में सांस के थ्रू मर न जाए बेचारे, तो वो लोग अति अहिंसक थे। जबकि जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो मतलब अहिंसा को फॉलो करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं थे। फिर देखिए, कह रहे हैं दोनों धर्मों ने मोक्ष प्राप्त करने पर जोर दिया, तो हाँ भैया दिया ही था। तो उपरोक्त जो है सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हरिसेन की कविता की खुदाई किस जगह पर की गई है। तो जहां पे इनका प्रशस्ति होगा तो वहीं पे किया गया होगा, यानी कि प्रयाग में, ठीक है। तो प्रयाग जो प्रशस्ति है वहां पे गया होगा। और ये देखिए अशोक स्तंभ, इसका जो है जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे ही तो देखेंगे भैया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक स्तंभ। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं कि कालिदास किसके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये हम अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, फिर भी देख लीजिए, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी हमने ऊपर देखा ही था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर्यभट्ट जो है वो खगोल शास्त्री थे। आप बताइए कि किसके दरबार में ये रहा करते थे। ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है। तभी हमने ऊपर देखा कि प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका मतलब कि जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि दक्षिणापथ के कितने शासकों को समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। अभी ऊपर हमने बताया कि दक्षिणापथ के 12 शासकों को इन्होंने जो है पराजित किया और उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और जो मतलब कि उत्तर भारत या आर्यावर्त में इन्होंने कितने शासकों को पराजित किया था, तो 9 शासकों को पराजित किया और अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहे हैं कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे। ऑप्शंस क्या हैं, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। तो जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे भैया गुप्त वंश के, वो तो थे समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। और किन के बेटे थे, तो चंद्रगुप्त के बेटे थे। महाराजा धीराज जो है उपाधि सबसे पहले किसने ली थी, चंद्रगुप्त ने ली थी। दूसरा जो है लेने वाले कौन है, तो समुद्रगुप्त। उसके पहले के जो शासक हुए हैं वो सब कौन सी उपाधि लिया करते थे, तो मतलब कि राजा धीराज, सॉरी राजा, महाराज की उपाधि लिया करते थे या महाराजा की उपाधि लिया करते थे। फिर देखिए, कह रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। अभी हमने बताया कि हरिसेन ने की, ऑप्शन बी वाला। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन,
पता नहीं कैसे ये गड़बड़ा गया मेरा। कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आज से लगभग 1000 साल पहले। ऑप्शन बी है कि आज से लगभग 1400 साल पहले। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि आज से लगभग 1500 साल पहले। और ऑप्शन लास्ट देखिए कि आज से लगभग 1700 साल पहले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी आज से लगभग 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं इनके द्वारा अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए अन्यत्र करके हर चैप्टर में कोई ना कोई नया पॉइंट दिया हुआ है, तो उसी में ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपसे बता रहे हैं कि जो अरब क्षेत्र रहा है ना वो मरुभूमि यानी कि मरुस्थल होते हुए भी सदियों से जो अरब है वो यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया था। अरब में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उसमें आप देखिए कि बेदुइन, तो बेदुइन जो है ना ये अरब की जनजाति है। कई बार ये क्वेश्चन अपने आप में बना हुआ है। और ये थे क्या? तो ये घुमक्कड़ कबीले के थे, जनजाति थी। एग्जैक्टली पूछी जाती है कि अरब मतलब कि बेदुइन कहाँ की जनजाति है, तो अरब की जनजाति है। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है, यानी कि ऊंट जो है वो आराम से जो है मरुस्थल में अपना मतलब कि जीवन यापन कर लेता है। तो इसी वजह से वहां पे ऊंट जो है वो ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे और जो बेदुइन है वो ऊंट को ज्यादा यूज भी करते हैं। आगे देखिए बता रहे हैं कि लगभग आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की स्थापना की और उनकी शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम धर्म ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है, ठीक है, और इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो ये जो आपको अंश दिखाया गया है ये कुरान का अंश है। हमारे लिए मतलब कि ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं ना एग्जाम में, तो ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है वो क्या कहलाता था? अभी ऊपर हमने आपको बताया कि जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनको कहा जाता था सभा, ठीक है। तो जहाँ पे, और ये भी बताया कि जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहां जिस संगठन या जिस संस्था के द्वारा कार्य किया जाता था उसको हमने कहा था उर, ठीक है, उर। और व्यापारियों के संगठन को हमने बताया था कि नगरम कहा जाता था। और ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे हालांकि बताए ही थे ना, ये सारी चीजें बताए थे, लेकिन फिर एक चीज और नहीं, वही सेम पॉइंट है, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो पल्लव के टाइम पीरियड है, पल्लव का जो अभिलेख है उनसे ये सारी जानकारी मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे, ऑप्शन बी। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन इससे आपको फिर याद भी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हरिसेन। तो हरिसेन कौन होते हैं ये सब उपाधि धारण करने वाले? ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि कालिदास जो है ये सब खूब किया करते थे। एक हमको लगता है कुछ स्किप हो गया है, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ कुछ तो था जो स्किप हो गया, चलिए बताएंगे आगे चल के किसी अन्य चैप्टर में। यहाँ देखिए कह रहे हैं, ये हमने देख ही लिया। अब देखिए जो एनसीईआरटी में खुद से क्वेश्चन दिए रहते हैं ना कि आप इसको बताओ सही है या गलत है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं ताकि कुछ छूटे ना आपका एनसीईआरटी से। वैसे भी हमारा ये जो है लक्ष्य रहता है कि कुछ भी आपसे छूटने ना पाए। जितना एनसीईआरटी में है वो आपका मतलब कम से कम इतना हो जाए कि अगर एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन बने तो फिर आप उसको छोड़ के ना आए। अब ये बात अलग है कि क्वेश्चन का जो मतलब कि नेचर है वो चेंज हो सकता है कि जिस तरह से हमने क्वेश्चंस करवाए हैं इस तरह से ना पूछ करके वो लोग कथन कारण में पूछ लें और दो मतलब कि सीधे सीधे स्टेटमेंट में पूछ लें, फिर पूछे एक का कथन सही है दूसरा सही है या फिर सभी सही है, तो नेचर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स ढंग से देखे हैं तो फिर आपका आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो आपको यहाँ सही या गलत बताना है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हरिसेन ने भैया समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। तो ऑप्शन मतलब पहला वाला तो ऑलरेडी गलत है। कह रहे हैं आर्यावर्ती के शासक जो है वो समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे।
तो क्या ये लोग भेंट लाते थे? नहीं ना, आर्यवर्त को तो पूरा एकदम जीत ऊत के फिर अपने साम्राज्य का हिस्सा ही बना लिए थे, तो भेंट लाने की क्या बात चलती है? तो दूसरा वाला भी गलत है। फिर कह रहे हैं दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो हाँ, दक्षिणापथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त के द्वारा विजित किया गया था, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहे हैं कि गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। ये तो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं आया, तो ये तो सरासर गलत है ना, तो ये तो मतलब गलत है। फिर आप देखिए कह रहे हैं ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, हाँ सही बात है, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। इधर देखिए दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, तो हाँ करती रही थी, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट में चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी रहती हैं, तो इस वाले चैप्टर में केवल 2 तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, 2 ही दी ही थी। पहले ही है कि गुप्त वंश की जो शुरुआत है वो आज से 1700 साल पहले हुई थी, और हर्षवर्धन का जो समय है वो आज से 1400 साल पहले रहा है, और साथ में अरब में जो है जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ है वो भी आज से 1400 साल पहले हुआ, यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में समझिए कि यहाँ जब भारत देश में हर्षवर्धन का समय चल रहा था, उस टाइम पे अरब में जो है इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में एक स्पेशल पॉइंट है। समुद्रगुप्त ने अपने पश्चिम भारत के अभियान में जो अंतिम शासक थे उनको पराजित किया था। तो याद रखिएगा कौन से किस साइड इन्होंने अभियान किया था, तो पश्चिम भारत में समुद्रगुप्त के द्वारा अभियान किया गया था, जिसमें इन्होंने अंतिम जो शासक थे उनको पराजित किया था। तो ये पॉइंट्स हैं उसी बुक के ही, हमने जो है इसे मतलब कि बुलेट फॉर्म में कर दिया है 2-4 पॉइंट्स, ताकि इजीली याद रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि पल्लवों का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, यानी कि जो पल्लव शासक रहे हैं इनका राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक मतलब कि फैला हुआ था। जबकि जो चालुक्य थे इनका शासन कहां से कहां तक था, तो इनका कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य इनका जो है मतलब कि शासन था, किनका, तो चालुक्यों का। फिर आप देखिए पल्लव तथा चालुक्य वंश को किनके द्वारा समाप्त किया गया, तो ये लोग आपस में ही, पल्लव और चालुक्य हमेशा भिड़े पिले रहते थे, तो जब ये हमेशा आपस में ही पिले पड़े रहेंगे तो क्या होगा, आज नहीं तो कल कोई आएगा और इनको फिर जो है निपटा के ही जाएगा। तो अब देखिए कि इनको भी निपटाने वाले आए राष्ट्रकूट और चोल वंश। तो इससे एक और पॉइंट हमें पता चल रहा है कि पल्लव और चालुक्य जो है वो राष्ट्रकूट और चोल से अधिक प्राचीन है। ठीक है, तो अगर इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाने की जाए तब भी हमें याद रहना चाहिए कि पल्लव चालुक्य पहले आएंगे, बाद में जो है राष्ट्रकूट और चोल वंश आएगा। फिर आगे देखिए कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि जो मतलब चालुक्य रहे हैं इनकी राजधानी का नाम क्या था, तो चालुक्यों की राजधानी जो थी वो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ पे कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य जो है वो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर थे। अब जो समृद्ध शहर है, जब आप उस पर हमेशा मतलब आक्रमण करते रहेंगे, उसको तहस नहस करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आप जो है आपकी जो पावर है वो कम हो ही जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए चालुक्य वंश के शासक जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे, और इनके बारे में उनके जो दरबारी रहे हैं रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो जो रवि कीर्ति है ना, याद रखिएगा कि रवि कीर्ति जो है वो किसके दरबारी कवि थे, तो ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे, दरबारी कवि थे। कौन, रवि कीर्ति। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने देखा ना कि हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में थे, बाणभट्ट जो है वो हर्ष के टाइम पीरियड में थे, वैसे ही जो रवि कीर्ति हैं ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक, यहाँ देखिए कि इनके द्वारा यानी रवि कीर्ति के द्वारा एक जो है मतलब प्रशस्ति लिखी गई है, जिसमें उनके पूर्वजों, किनके पूर्वजों, तो पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 जो पीढ़ियां रही हैं उनके बारे में बताया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। ऐसा नहीं है कि पुलकेशिन द्वितीय के पापा ने इनको साम्राज्य दिया था, नहीं, इनके चाचा से इनको ये राज्य मिला हुआ था। आगे देखिए यहाँ कुछ अन्य पॉइंट है, जैसे प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो गांव हुआ करती थी। धीरे धीरे कई नए बदलाव आते हैं। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, जैसे
कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो आनुवंशिक पद बन गए, अर्थात आनुवंशिक का मतलब ही होता है कि बेटे ने मतलब पापा का जो चीज था वो बेटे का हो गया, बेटे का जो है वो उनके बेटे का हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें जो है ना वो आनुवंशिक मानी जाती। तो यहाँ देखिए कि बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि जो कवि हरिसेन थे, इन्होंने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी का जो है पद वो प्राप्त किया था। तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के जो मतलब दरबारी कवि थे हरिसेन, ये हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से पद पे थे, तो महादंडनायक के पद पे थे। ठीक है, महादंडनायक के पद पे थे। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये कुमार अमात्य का जो पद है उस पे भी थे, और साथ में मंत्री तो थे ही। तो ये 3 पद धारण किए हुए थे समुद्रगुप्त के दरबार में। कौन, तो जो हमारे हरिसेन थे वो। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से बता रहे हैं कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य किया करते थे, जैसे कि हरिसेन महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, और एक चीज और भी है जैसे, तथा इसके साथ साथ संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो 3 पद इनके द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया गया था। ठीक है, संधि विग्राहक, महादंड नायक और कुमार अमात्य। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवंशिक बन गए, ये हमने देख ही लिया, यह भी देख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि संभवतः वहां के जो स्थानीय प्रशासन है इसमें प्रमुख व्यक्तियों का काफी बोलबाला था। इसमें ये क्वेश्चन अपने आप में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, जैसे एक साइड लिख देंगे कि बैंकर, ठीक है, और एक साइड लिख देंगे काफिले का व्यापारी काफिले के नेता, फिर आप देखिए कि इधर लिख देंगे शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार, और यहाँ देखिए लिपिकों के प्रधान, ठीक है, लिपिकों के प्रधान, और सामने जो है यहाँ कुछ और लिखेंगे, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और आपको मैच करना रहेगा कि कौन किसको मतलब कि क्या कहा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए नगर श्रेष्ठी, इन्हें क्या कहा जाता था, तो जो मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी थे इन्हें कहा जाता था नगर श्रेष्ठी। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि मुख्य बैंकर या शहर का जो व्यापारी था उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, सार्थवाह किन्हें कहते थे, तो व्यापारियों के जो काफिले के नेता थे उन्हें कहा जाता था सार्थवाह। इसके साथ साथ आप देखिए जो प्रमुख शिल्पकार या मुख्य शिल्पकार थे इन्हें कहते थे प्रथम कुलिक। ठीक है, तो जो मुख्य शिल्पकार थे उन्हें क्या कहते थे, प्रथम कुलिक कहते थे। और कायस्थों या लिपिकों के प्रधान जो है वो भी यहाँ पे रहते थे, यानी कि जो लिपिक के प्रधान थे उन्हें कहते थे कायस्थ। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट सामने सामने भी लिखा हुआ आ सकता है, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। आगे भी कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, बाकी उसके बाद फिर चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे मेरे माइंड में आ रहा है, बस अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, वो स्किप हो गया है, कल वाली वीडियो में पक्का उसको बता देंगे क्योंकि वो काम का पॉइंट है, पूछा जाता है। कह रहे हैं कि चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर, यानी कि जो चीन से हमारे यहाँ तीर्थयात्री आए थे फाशियान, और ये फाशियान कब आए थे, तो आज से लगभग 1600 साल पहले आए थे। कल वाली वीडियो में हमने इसको बताया था कि जो फाशियान है वो, इवन इसको हमने क्रोनोलॉजी में लगा के बताया था कि सबसे पहले कौन आए थे, तो फाशियान आए। फाशियान आज से 1600 साल पहले आए। उसके बाद आप देखेंगे कि आज से 1400 साल बाद आते हैं श्वेनशांग। उसके बाद आप देखिए कि 1350 साल, आज से 1350 साल पहले आए थे इत्सिंग। ठीक है, तो ये हमने आपको क्रोनोलॉजी लगा के बताया था कि फाशियान पहले आए, उसके बाद श्वेनशांग आए, उसके बाद इत्सिंग आए थे। तो यहाँ देखिए कि वो जो फाशियान आए थे इनके बारे में बता रहे हैं कि जो फाशियान आए थे उन्होंने भारत देश में उस समय उन लोगों की दुर्गति पर भी नजर डाला जिन्हें अछूत या अंत्यज कहा जाता था। तो उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो अछूत माने जाते थे उनकी क्या दुर्गति थी, वो देखिए कि उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, और उनके द्वारा ये भी लिखा गया है कि अगर ये लोग शहर या बाजार के भीतर आने मतलब कि इनको आना होता था तो ये सभी को आगाह करके आते थे, और इसके लिए वो लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे ताकि ये आवाज सुन करके लोग सतर्क हो जाएं और अपने आप को उनके छुए जाने से या उनके संपर्क में आने से बचा सकें। ठीक है, तो इवन उनकी परछाई तक को भी छू लेने से लोग अपने आप को अपवित्र मानते थे। पता नहीं कितने पवित्र थे उस टाइम के घटिया लोग। अब इस तरह की गंदगी अगर कहीं भी देखने को मिलती है तो फिर कहना पड़ता है कि घटिया लोग थे, वरना तो ठीक है, हमारे पूर्वज हैं, इस तरह से बोलना ठीक नहीं है।
तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे तो आपको आज की वीडियो सच में बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इसमें जानने को मिले होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 6 लगभग समाप्त भी होने वाला है। कल एक और वीडियो आ जाएगी, उसके साथ क्लास 6 हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग क्लास 7 पे आ जाएंगे। तो आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।